कि कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, भ्रष्टाचार के एक के बाद एक नए अध्याय सामने आ रहे हैं। पहले महर्षि वाल्मीकि SC/ST डेवलपमेंट बोर्ड का भ्रष्टाचार, मतलब आप सोचिए कि अनुसूचित जाति जनजाति, ये जाति गिनाने वाले राहुल गांधी जी, आपकी डायरेक्ट सरकार है वहां, इंडी गठबंधन की सरकार नहीं है, और उसके पैसों का ऐसा दुरुपयोग कि इस ढंग के फैक्ट सामने आए कि गाड़ियां खरीदी गई हैं, ज्वेलरी खरीदी गई है। शुरू में आपने उसको डिनाई किया और बाद में मुख्यमंत्री को स्वीकार करना पड़ा। और इसके अलावा जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री के परिवार के ऊपर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में लैंड का विषय, जिसके ऊपर की राज्यपाल ने केस चलाने की परमिशन भी दी। और अब जो ये ताजा मामला आया है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक हाईटेक पार्क में, एरोस्पेस पार्क में जो लैंड अलॉट होनी थी, वो लैंड अलॉट होने के लिए मैं एक नया तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 14 फरवरी 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर कर्नाटका सरकार ने यह लेटर लिखा है कि अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट नंबर AM4A and AM4B measuring this much respectively for the high-tech defense area phase 1 and 23 acres part adjoining to the plot number this and this required for Department of Social Justice. जब डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने, सोशल वेलफेयर ने उस हिस्से को मांगा और इसके बावजूद उसे अलॉट न करके किसी और को अलॉट कर दिया गया। अलॉटमेंट की प्रक्रिया और किसको अलॉट किया गया वो एक पक्ष है। पहली बात यह कि यदि कोई यह कह रहा है कि सोशल वेलफेयर के लिए सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ज्यादा बेहतर सोशल वेलफेयर कोई और करेगा, यानी फैमिली वेलफेयर और कांग्रेस वेलफेयर ज्यादा बड़ी चीज हो गई। और फिर वो मिलेगा भी किसको? तो उसी को मिलेगा जिसकी सरकार में सबसे ज्यादा शक्ति होगी। तो किसको मिला है? कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर इस प्रकार के स्पष्ट रूप से आक्षेप लगे हैं कि जो लोग 71 लोग क्यू में थे उसके ऊपर करके उनको अलॉटमेंट किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं, और महत्वपूर्ण बात यह है, बेंगलोर इज कंसीडर्ड टू बी द हाईटेक कैपिटल ऑफ इंडिया। अक्सर इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया भी आप कहते हैं। सॉफ्टवेयर और आईटी में बेंगलोर को एग्जाम्पलरी माना जाता है। आई रिमेंबर इन 2008 व्हेन आई वाज इन यूएस एंड बैरक ओबामा वाज रनिंग फॉर हिज फर्स्ट प्रेसिडेंसी, तो उन्होंने वर्ड ये यूज किया था, वी हैव टू मेक आवर चिल्ड्रन वर्क हार्ड बिकॉज वी हैव टू कंपीट विद बीजिंग एंड बेंगलोर। वहां पर ये ऑक्शन नहीं हो रहा है। मैं कर्नाटक की सरकार से पूछना चाहता हूं कि इंडिया की डिजिटल कैपिटल में बैठकर ई ऑक्शन क्यों नहीं हो रहा है? यह आपके मंशा पर सीधा सवाल उठाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो भारत में लाया तो डीबीटी किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करिए। और ये ई ऑक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डीबीटी में नहीं डीबीसी में विश्वास करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट टू कांग्रेस। हमारा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। किसको? जिसके लिए आवश्यक है। इनका है डीबीटी नहीं डीबीसी, डायरेक्ट बेनिफिट टू कांग्रेस। इसलिए ई ऑक्शन नहीं हुआ क्योंकि ई ऑक्शन में चीजों को नियंत्रित करना आसान नहीं है। बगैर ई ऑक्शन किए 1 रुपए में से 85 पैसे कमाया जा सकता है, जो राजीव गांधी जी ने कहा था। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा यह नहीं हो सकता है। इसलिए यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है जो दर्शा रहा है कि भ्रष्टाचार के उस भंवर में कर्नाटक फंसता जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, वैसे एक और बात है, ये मैं आप लोगों के विवेक पे छोड़ता हूं, जैसे ही घटनाएं प्रकाश में आई तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली आए और खड़गे जी कर्नाटक गए। अब पता नहीं कौन किसको बचाने, कौन किसको निपटाने गया था, ये मैं आप लोगों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। अब इसमें यह मामला सरकार का है या सरकार के अंदर
छुपी हुई तकरार का है। यहां पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के पास तो फंड्स बहुत पहुंच रहे हैं, मगर कर्नाटक की स्थिति क्या है? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कितनी भारी गिरावट आई है कि 2021-22 में कर्नाटक में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.63 लाख करोड़ था, जो 2023-24 में घटकर 54,000 करोड़ हो गया, यानी ऑलमोस्ट 1/3 हो गया। यानी बहुत साफ है कि विकास के जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक को ले जा रही थी, उस रास्ते से भटक कर सब, जिसे कहते हैं ना, बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को दे, और वो अब सिर्फ कांग्रेस के चंद नेताओं का विकास हो रहा है। और मैं कर्नाटक की प्रबुद्ध जनता से भी कहना चाहता हूं कि ये जो, और देश की सारी जनता इसको समझे कि ये चंद 1,000 रुपए, 1,000-2,000 रुपए की रेवड़ी बांटकर सैकड़ों करोड़ की मलाई कैसे खाई जाती है, ये इंडी गठबंधन की सरकारों में देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो या अन्य सरकार हो। कर्नाटक का यह प्रकरण उसका जीता जागता उदाहरण है। इसलिए हम अंत में स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी जी की सरकार की इस मानसिकता की कड़ी भर्त्सना करते हैं जो उन्होंने परोक्ष रूप से धमकाने का काम किया है, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के उस संकल्प को दोहराते हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर रखेंगे। और कर्नाटक के लिए भी हम बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार के यह भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में किस किस के लिए कौन कौन सा सामान और किस किस के लिए कौन कौन सी मिष्ठान बचा के रखी है, इसका भी उन्हें जवाब देना होगा। धन्यवाद। आप लोगों के प्रश्न। राष्ट्रपति ने भी इस विषय को उठाया है और उन्होंने गंभीरतापूर्वक इस विषय को कहा है, तो आपको लगता है कि अगर राष्ट्रपति भी बोल रही है तो राष्ट्रपति शासन भी भविष्य में लगना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि विषय की गंभीरता और गहनता क्या है, यह महामहिम राष्ट्रपति महोदया के उस वक्तव्य से समझा जा सकता है। और मुझे लगता है राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं, इसके उपरांत कम से कम आरोप प्रत्यारोप और दलगत राजनीति का विषय समाप्त होकर इस प्रकार की घटना पर न्याय और इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर भविष्य में अंकुश कैसे लगाया जा सके, इसके बारे में विचार होना चाहिए। रविकांत राय जी। सुधांशु जी, बीजेपी ने जो बंद बुलाया था आपने बात सफल रहा, लेकिन इस दौरान ऐसी भी तस्वीरें आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं जा रहे थे, उनकी गाड़ियों पर कई राउंड गोलियां चली हैं,